हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट दैट इज इनकम टैक्स। स्टूडेंट, इनकम टैक्स के टॉपिक दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमने इसके सभी कंसेप्ट्स को डीपली स्टडी कर लिया है और आज हम इनके एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे। अगर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के एमसीक्यूज में बार बार गलती कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस को जीरो से बिल्कुल क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, तो प्लीज आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डिडक्शन फॉर अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउेबल टू द एक्सटेंड ऑफ। कहां तक हमें अलाउ करता है जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसमें जो हमारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं इंटरेस्ट के, उसकी डिडक्शन। तो ये हमें पता ही है, बताइए कहां तक होते हैं हमारे। तो आंसर होगा हमारा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, क्योंकि हमें पता है ना कि जो हमारी एनुअल वैल्यू होती है उसमें से हमें हमेशा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, कितने की? 30% की। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? सुरेश परचेज्ड अ हाउस फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पस। ठीक है, सुरेश हैं जिन्होंने अपना एक घर खरीदा है रहने के लिए। आफ्टर टेकिंग अ लोन, लोन लिया है उन्होंने कौन सी तारीख को? मई 2023। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024 to 25 ही पेड इंटरेस्ट ऑन लोन रुपीज 2,10,000। इस पे उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है 2,10,000 रुपए का। In computation of income from house property, the deduction is allowable to the extent of। अब हमें यहाँ पे बताना है कि इंटरेस्ट जो हमारा अलाउ होता है वो किस हद तक अलाउ होगा, यानी कि उसकी मैक्सिमम लिमिट हमारी क्या है। तो स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं परचेज कंसिडरेशन की, जब भी हम बात कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन की, यानी कि जो हमने अपना लोन लिया है वो किसी भी चीज को परचेज करने के लिए लिया है, किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए लिया है, तो उसके लिए जो हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 2 लाख। ठीक है, कितना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 लाख, यानी कि 2,10,000 में आपको डिडक्शन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 2 लाख की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? इंटरेस्ट ऑन लोन पेड prior to the completion of construction of house shall be allowed as deduction। तो इसमें हमें पता ही है कि हमें 5 इंस्टॉलमेंट्स में और 5 इयर्स तक उसकी डिडक्शन मिलती है। किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? प्री पीरियड इंटरेस्ट की। याद है ना स्टूडेंट्स, इस पर हमने पूरा एक लेक्चर बनाया था, उस पर हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे प्री पीरियड इंटरेस्ट पर। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते तो वो हमारी प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगी। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? इंटरेस्ट पेड रुपीज 1,20,000 ऑन लोन taken for the previous year 2024 to 25 for the renovation of self occupied house। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही इंटरेस्ट पेड की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या है? दैट इज रेनोवेशन। जब भी हम किसी भी घर को रेनोवेट करने के लिए अगर हमने लोन लिया है तो उसके लिए हमारी मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 30,000। और अगर परचेज किया है परचेज कंसिडरेशन के लिए तो उसकी लिमिट होगी 2 लाख। ठीक है, तो बिल्कुल इसको मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि रेनोवेशन के टाइम पे तो आपकी डिडक्शन हो जाती है 30,000 और परचेज कंसिडरेशन के लिए हो जाती है 2 लाख। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? द एनुअल वैल्यू ऑफ द वैकेंट हाउस प्रॉपर्टी रेफर टू द सेक्शन 23 टू बी शेल बी। हमें पता ही है कि जो जब भी हमारा घर खाली होता है यानी कि वैकेंट होता है तो उस केस में जो हमारी एनुअल वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? निल हो जाती है। याद है ना ये वाली चीज? चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस द हाउस मीन्स। घर कौन सा होगा? अगर हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो हमारा घर घर क्या कहलाएगा? द हाउस इज ड्वेलिंग हाउस, बिल्डिंग फॉर ऑफिस यूज, गोडाउन। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबव। क्योंकि ड्वेलिंग हाउस का मतलब क्या हो गया कि एक फ्लैट या फिर अपार्टमेंट जो हमने अपने रहने के लिए इस्तेमाल किया है।
ठीक है, या फिर हमने उसको रहने के लिए किसी को रेंट पर दिया है, तो वो भी हमारा क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। बिल्डिंग फॉर ऑफिस यूज, अगर हमने इसको यूज करने के लिए किसी को दिया है, वहां से अगर हमें कोई रेंट रिसीव हो रहा है, तो वो भी आपका हो जाएगा। गोडाउन भी आपका हाउस प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, क्यों, क्योंकि वो भी हमारा एक प्रॉपर्टी है, एक प्रोपोर्शन है जिसको हमने रेंट पर भी दिया हो सकता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, the maximum deduction of interest on loan is taken for the construction of house is given on rent। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिडक्शन की बात की गई है कि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन कितनी मिल रही है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, दैट मीन्स निल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम डिडक्शन होती है यहाँ पे हमारी, वो हमारे यहाँ पर जितना भी हम पे कर रहे हैं उतनी की हमें यहाँ पर क्या मिलता है, डिडक्शन मिल जाती है। मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज गिवन ऑन रेंट। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्या पूछ रहा है, वो आपसे मैक्सिमम लिमिट पूछ रहा है, ना कि एक्चुअल डिडक्शन पूछ रहा है। वो आपसे एक्चुअल डिडक्शन ना पूछकर यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम डिडक्शन। तो मैक्सिमम डिडक्शन क्या होगी, लेट आउट प्रॉपर्टी, जब भी हम किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं यानी कि रेंट पर देते हैं, तो वहां पे इंटरेस्ट डिडक्शन फुल्ली अलाउड होता है, फुल्ली अलाउड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी डिडक्शन है वो क्या हो जाएगी, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, दैट मीन्स निल हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की पूछी जाती कि भाई यहाँ पे हमारी मैक्सिमम कंडीशन कितनी है, मैक्सिमम लिमिट पूछी जाती है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा निल। और अगर ये पूछा जाता है कि भाई वो हमारा कहाँ तक अलाउड होगा, तो दैट इज फुल्ली अलाउड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इनकम फ्रॉम हाउस फॉर सेल्फ बिजनेस इज, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर हम सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हमारी एवी क्या होती है, निल हो जाती है। नाइन्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक्स परचेज अ हाउस फॉर रेजिडेंस एंड बोरोड अ लोन ऑफ रुपीज 9,75,000 इन 2000। ठीक है, एक्स है जिसने अपना एक घर लिया, और घर लिया रहने के लिए, और उस घर के लिए उसने लोन लिया 9,75,000 का। ठीक है, द डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट पेबल इन द प्रीवियस ईयर इज 1,50,000। तो उसकी डिडक्शन हमारी कितनी होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करें तो आपकी परचेज कंसिडरेशन के केस में हमारी जो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन होती है वो कितनी होती है, 2 लाख होती है। अब यहाँ पे हमारा कितना पे कर रहे हैं हम, 1,50,000। तो स्टूडेंट इन दोनों में हम हमेशा ये चेक करते हैं डिडक्शन के टाइम पे, विच एवर इज लो, जो भी इनमें कम होता है हमें उसकी डिडक्शन मिल जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1,50,000 इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, द एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज व्हाट, निल। अभी हमने बात की है ऊपर। ठीक है, तो जब भी हम सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करते हैं तो वहां पे हमारा जो एनुअल वैल्यू होता है वो जीरो हो जाता है, निल हो जाता है। विच हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट चार्ज टू टैक्स, विच प्रॉपर्टी, कौन सी में से प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, पैलेस ऑफ एक्स रूलर है, या फिर बिजनेस बिल्डिंग है, इनमें से कौन सा है जिसपे हम टैक्स चार्ज नहीं करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं फार्म हाउस की, तो अगर हमारा फार्म हाउस एग्रीकल्चर लैंड पर है या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो उस पर हम टैक्स पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इस पे हमारा टैक्स एग्रीकल्चर टैक्स नहीं, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आ जाएगा, तो इस पे टैक्स पे नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैलेस ऑफ एक्स रूलर, तो ये क्या होता है, ये हमारा एग्जाम्प्ट होता है, ये हमारा फुल्ली एग्जाम्प्ट कहलाता है अंडर स्पेशल टैक्स लिमिट्स, यानी कि प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये हमारा फुल्ली एग्जाम्प्ट कहलाता है। ठीक है, बात अगर हम कर रहे हैं ऑफिस बिल्डिंग की या फिर बिजनेस बिल्डिंग की, अगर ओनर अपने बिजनेस के लिए यूज करे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्यों, हमें पता है ना सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमारी एवी क्या होती है, निल हो जाती है। तो इन ऑल द केसेस आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, 12th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज 1,20,000। ठीक है, बी एंड सी आर द इक्वल को पार्टनर्स ऑफ द हाउस। अब हमें यहाँ पे बताना है कि बी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी होगी। ए भी हमें पता चल गई है कितनी है, 1,20,000।
अब 1,20,000 में हम क्या करेंगे, पहले हम बी का शेयर निकाल लेंगे। बी का शेयर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ, तो कितनी हो गया बी का शेयर, 60,000। अब इसमें से क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे हमारी एट द रेट 30%, तो कितना हो गया 18,000। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है 42,000। तो बी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी हो गई 42,000। समझ में आया, नहीं आया, दोबारा देखिए। इसमें क्या है, जो एनुअल वैल्यू है आपकी वो 1,20,000 है, ठीक है। अब उसमें दो व्यक्तियों का शेयर है, बी का भी है और सी का भी है। तो पहले हमने क्या किया, हमसे बी का शेयर निकालना है, तो इक्वल है, इक्वल पार्टनर्स है, इक्वल का मतलब क्या हो गया 1:1 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हमें बी का शेयर निकालना, दैट इज 1/2। कट किया 60,000। अब 60,000 जो आया वो आपकी एवी हो गई, किसकी, बी की, ठीक है। ये किसकी हो गई, बी की एवी हो गई है, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे 30% का। 60,000 का अगर आप 30% कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 18,000। 60,000 में से 18,000 माइनस करेंगे, वैल्यू आ गई आपकी 42,000। तो बी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी हो गई है 42,000। है ना इजी। बस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे क्या कह रही है वो समझिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का आंसर होता है, बस हमारा मतलब होता है तो उसको ध्यान से देखने का। हमें पहले देखना होता है कि हमसे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देखते हैं क्या कहता है। द एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज 40,000। अब यहाँ पे हमें पहले ही दे दिया एनुअल वैल्यू कितनी है 40,000 है। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन पूछी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं पूछी है, क्या पूछी है स्टैंडर्ड डिडक्शन पूछी है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होती है, एवी का 30%। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 12,000। तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए 12,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें दिया है एरिया ऑफ रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 1 लाख, फ्रॉम दिस अमाउंट डिडक्शन शैल बी अलाउड। अब हमें यहाँ पे पूछे कि डिडक्शन हमें कितनी मिलेगी, तो एरियर कितना है आपका 1 लाख। स्टूडेंट एरियर का मतलब हम यहाँ पे जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एनुअल वैल्यू ही उसका निकल के आता है, ठीक है। इसमें से अगर हम अपनी स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालें तो कितनी होगी 30,000। 1 लाख का 30% निकालेंगे हम 30,000 आ गया, तो आंसर क्या हो गया 30,000। यहाँ पे अगर डिडक्शन पूछी गई है तो 30,000। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता कि अब पेड कितना होगा, टैक्सेबल अमाउंट कितनी आएगी, तो 1 लाख माइनस 30,000 दैट इज 70,000। फिर इसका कितना आता टैक्सेबल अमाउंट आता है, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है, या फिर ये यहाँ पे कह सकते हैं कि अब टैक्सेबल एरिया ऑफ रेंट हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, unrealized rent subsequent to claiming deduction realized rupees 1 lakh from this amount deduction shall be allowed। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1 लाख रुपए का डिडक्शन पूछा है, 30% निकाल दीजिए 30,000। चाहे वो एरियर ऑफ रेंट रेंट हो आपका, चाहे वो अनरियलाइज्ड रेंट हो, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, अगर हमें रेंट रियलाइज हुआ है किसी भी तरीके से और हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन पूछी गई है 30% निकाल दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द बेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज, क्या होता है बेस, म्यूनिसिपल वैल्यू पे निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। रेंट रिसीव्ड निकालते हैं, बात कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड रेंट की तो उस पर भी निकालते हैं, लेकिन इन सब से ज्यादा किस चीज पे निकालते हैं हम एनुअल वैल्यू पे। अगर हमें एनुअल वैल्यू दे रखी है और ये सब कुछ भी दे रखा है तो हम किसको कंसिडर करेंगे एनुअल वैल्यू की। तो बेस क्या हो गया हमारा मेन एनुअल वैल्यू हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे एनुअल वैल्यू ना होके ऑल ऑफ द अबव होता है तो ऑल ऑफ द अबव चूज करते हैं, लेकिन अगर इन सारों के होने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू दे दिया फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दे दिया रेंट रिसीव्ड, थर्ड ऑप्शन आ गया आपका एनुअल वैल्यू और फोर्थ ऑप्शन आ गया ऑल, तो आंसर वुड बी ए बी नॉट ऑल, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, म्यूनिसिपल टैक्सेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम जीएवी दैट इज ग्रोस एनुअल वैल्यू, उसमें से जब हम म्यूनिसिपल टैक्स पे को माइनस करते हैं तो वो कौन से वाला माइनस होता है, पेड बाय द टेनेंट, नो, पेड बाय द ओनर, यस। जो हमारा ओनर पे करता है प्रीवियस ईयर में उसको हम बोलते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस डिडक्टेड फ्रॉम जीएवी, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है स्टूडेंट, ए रिसीव्ड रुपीज 60,000 एज एरियर ऑफ रेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024 टू 25, ठीक है। अब हम यहाँ पे बतानी है अमाउंट टैक्सेबल, देखिए बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है, ऊपर पूछी जा रही थी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है, यहाँ पर पूछी जा रही है आपसे
टैक्सेबल कितना होगा, तो 60,000 का 30% निकालेंगे, कितना आ गया 18,000, माइनस कीजिए, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 42,000। तो दिस इज द टैक्सेबल अमाउंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब हमें अपने लाइक्स कमेंट्स वगैरह देते हैं, ये सब कुछ देते हैं, तो मोटिवेशन आता है और वीडियोस बनाने का। जैसे आप बोलते हैं कि हमारे एग्जाम आ रहे हैं या हमें पर्टिकुलर इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आप हमारी किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स जब सब हमें बताते हैं। आपके व्यूज हमें देखने को मिलते हैं, आपके कमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं, आपका एक तरह से फीडबैक हमें मिलता है कि दैट यू आर लाइकिंग आवर वीडियो। इट मोटिवेट्स अस, वो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि हम और ज्यादा वीडियो लेकर आए आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर क्लास देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।